नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ भाग 9 देखेंगे आज। इससे पूर्व मैं आपको 8 क्लासेस दे चुका था रिवीजन महाकुंभ की उत्तराखंड में, और साथ ही सामान्य हिंदी की भी 8 क्लासेस मैं आपको दे चुका हूँ रिवीजन की। ये क्लासेस बहुत ज्यादा उपयोगी है आपके अपकमिंग ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए, या अन्य वो एग्जाम जहां पर उत्तराखंड जीके सामान्य हिंदी वगैरह पूछी जाती है। दीपावली पर्व और अपने कुछ व्यक्तिगत कार्यों की वजह से पिछले 7-8 दिन में आपको क्लास नहीं दे पाया, लेकिन अब जो रिवीजन महाकुंभ क्लासेस है और साथ ही टेस्ट सीरीज हैं उत्तराखंड जीके की, सामान्य हिंदी की और सामान्य अध्ययन की, वो सभी कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, तो उनका लाभ आप जरूर उठाइएगा। बाकी आज देखेंगे, देखिए रिवीजन महाकुंभ में आज हम देखेंगे, लास्ट टॉपिक हमने उत्तराखंड में देखा था, चंद वंश चल रहा था। हमने बाज बहादुर चंद तक क्लियर कर लिया था। हमने देखा ना कैसे बाज बहादुर चंद दिल्ली दरबार को फॉलो करता था, दिल्ली का बाजा अल्मोड़ा में भी बजता था और बाज बहादुर चंद उसी पे डांस करते थे। जैसे ही ये बूढ़े हुए, इनके बारे में एक कहावत प्रचलित हुई, उम्र भई 80 बुद्धि गई नस्सी, यानी कि जैसे बुढ़ा हुआ तो सटिया गया बाज बहादुर चंद। ठीक है, अब जैसे सटिया गया तो मृत्यु भी हो गई, फिर 80 साल के बाद बूढ़ा हो गया, राजा मृत्यु हो गई। तो इसके बाद भैया हमारे राजा बनते हैं चंद वंश के उद्धोत चंद। उद्धोत चंद जो थे हमारे, ये बाज बहादुर चंद के ही पुत्र थे। ठीक है, बाज बहादुर चंद यानी कि बाजा के पुत्र थे। बरम का जो ताम्रपत्र मिलता है, ठीक है, बरम या मुआनी ताम्रपत्र जो मिलता है, इस ताम्रपत्र में ये बोला गया है कि उद्धोत चंद को धाई माता की बीमारी थी। ठीक है, धाई माता बीमारी होती थी उसमें, तो धाई माता बीमारी इसको थी। ठीक है, धाई माता। और इसके अलावा देखिए, उद्धोत चंद से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट ये हैं, इनका पहले टाइम पीरियड देख लो। उद्धोत चंद राजा बनते हैं हमारे 1678 से लेकर 1698 तक। ठीक है, ये उद्धोत चंद का टाइम पीरियड है, 1678 टू 1698। तो जैसे ही राजा बनते हैं, सबसे पहले तो इन्होंने क्या काम किए, तराई भाबर में काफी ज्यादा बगीचे बनवाए। उसके अलावा तराई भाबर में अन्य जो भी कृषि प्रबंधन हो सकता था उसको इन्होंने किया था। इसके अलावा इन्होंने अल्मोड़ा में एक मंदिर बनाया जिसका नाम था पार्वतीश्वर। ठीक है, अल्मोड़ा में कौन सा मंदिर बनाया, पार्वतीश्वर मंदिर। क्वेश्चन बनेगा कभी किसने बनाया, तो उद्धोत चंद ने बनाया। इसके अलावा उद्धोत चंद्रेश्वर त्रिपुरा देवी मंदिर हो गया, और भी अन्य सोमेश्वर महादेव मंदिर भी उद्धोत चंद के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, अब जैसे ही गद्दी पर बैठा तो इसने भैया युद्ध कर दिया 1678 में ही। 1678 में गद्दी में बैठा था ना, मैंने बताया आपको, और 1678 में ही इसने युद्ध कर दिया गढ़वाल पर। और जब ये गढ़वाल पे युद्ध कर रहा था तो इसका जो सेनापति था उसका नाम था मैसी साहू। ठीक है, मैसी साहू, लेकिन इस युद्ध में मारा जाता है, गढ़वाल का जो युद्ध होता है। उसके बाद देखिए 1679 में पुनः ये आक्रमण करता है गढ़वाल पे, और इसमें गढ़वाल का राजा कौन है, तो गढ़वाल का राजा है फतेहपति शाह। अब फतेहपति शाह जो होता है, इसने डोटी का, उसमें एक राजा था देवपाल। डोटी का राजा कौन था, देवपाल। ठीक है, डोटी कहाँ था, मैंने बताया ना आपको, नेपाल का जो पूर्वी हिस्सा था, डोटी राज्य कहा जाता था उसको। तो डोटी का नरेश देवपाल और फतेहपति शाह ने आपस में मिलकर उद्धोत चंद के खिलाफ युद्ध किया था, लेकिन उद्धोत चंद ने बड़े ही बहादुरी से दोनों राजाओं को हरा दिया था। ठीक है, ऐसा बोला जाता है इतिहास में। और फिर इसके बाद देखिए, जैसे ही हमारा इन दोनों को हराता है उद्धोत चंद, तो फिर वो देवपाल जो था, देवपाल उसमें डोटी प्रदेश का राजा था। डोटी प्रदेश की उसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी डोटी प्रदेश की, अजमेरगढ़ थी। ठीक है, कौन सी थी, अजमेरगढ़। और शीतकालीन जो राजधानी थी उसमें डोटी प्रदेश की, इसका नाम था जुराइल दीपाइल। ठीक है, जुराइल दीपाइल, जुराइल दीपाइल शीतकालीन राजधानी थी उस समय। ठीक है, और राजा कौन था, डोटी का देवपाल। अब फतेहपति शाह और देवपाल को इसने हराया, और देवपाल से बदला लेने के लिए बोला जाता है उद्धोत चंद्र इस ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पहुंच गया, और यहां पर भैया उसने देवपाल को बुरी तरीके से हरा लिया। और बोला जाता है कि 1683 के आसपास इसने अजमेरगढ़ पर अधिकार कर लिया। और लेकिन इसमें उद्धोत चंद का एक सेनापति था हिरू देवबा, वो मारा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद देखिए आपका उद्धोत चंद जो था हमारा वापस आता है, और अजमेरगढ़ में ठीक ठाक ये जो भी इनके हाथ जो भी चीज लगती है उसको ले आते हैं ये। फिर उसके बाद पुनः क्या होता है दोस्तों, आपका जो हमारा मैं बता रहा था आपको, देवपाल था आपका, ये डोटी प्रदेश का राजा, वो सेना संगठित करता है
और उसके बाद फिर से उद्योग चंद को टैक्स देना बंद करता है और दोनों के बीच फिर लड़ाई हो जाती है। और इसके बाद देखिए शीतकालीन जो राजधानी थी उसमें डोटी प्रदेश की जुराइल दीपाइल, तो यहाँ पर भयंकर संग्राम होता है जिसमें उद्योग चंद हार जाता है और फाइनली इन दोनों के बीच में खैरागढ़ की एक संधि होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसा भी बोला जाता है जो शीतकालीन अभियान हुआ था उद्योग चंद का, इस युद्ध से बहुत दुखी हो गया था। इसने युद्ध में हताहत लोगों को देखा तो इसका बोलते हैं कि हृदय परिवर्तन हो गया। तो फाइनली बोला यार इसने देवपाल को, अरे भाई देवपाल यार खाली लड़ाई करना बेकार है, तेरा राज्य तू देख, अपना राज्य मैं देखता हूँ, खाली ये फोकट का पंगा लेते हैं हम, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाते हैं, लाखों लोग काल कलवित हो जाते हैं, जन धन की अपार क्षति होती है, राजकोष खाली हो जाते हैं, इससे अच्छा है कि दोनों हम ट्रीटी कर ले। तो फाइनली इनके बीच में खैरागढ़ की संधि होती है। ठीक है, और खैरागढ़ की संधि कब हुई? लगभग 1688 के आसपास ही संधि होती है इन दोनों के बीच में, फिर रिश्ते सामान्य हो जाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए इसने तल्ला महल जो था उसका निर्माण कार्य भी शुरू किया था और बोला जाता है कि इसने 1 लाख दीपक, जैसे आज अयोध्या में जलते हैं वैसे 1 लाख दीपक जलाए थे उसमें दिवाली के टाइम। एक दीपोत्सव या इसने लक्ष्य दीपावली को भी शुरू करा था, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और इसी के टाइम पीरियड पे दोस्तों इसी के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था कि महाराष्ट्र से एक कवि आए थे। ठीक है, महाराष्ट्र से एक कवि आए थे जिनका नाम था मतीराम। तो मतीराम जो कवि थे इनका आगमन भी उद्योग चंद के टाइम पीरियड पर होता है। ठीक है, ये बोला जाता है कि जो उद्योग चंद थे उनके राज कवि थे मतीराम कवि। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अच्छे से रखिएगा याद। और इसके अलावा देखिए उद्योग चंद को धार्मिक राजा भी कहा जाता है क्योंकि बहुत से धार्मिक कार्य इसने बाद में कराए, तो धार्मिक राजा का टाइटल भी इसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे भाई उद्योग चंद। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए, ज्यादा लंबा सेशन नहीं करूंगा। अगर आपको डिटेल में उत्तराखंड पढ़ना है, मैं बार बार बोलता हूँ, आप हमारी एप्लीकेशन नीचे वीडियो के लिंक में उसको डाउनलोड कीजिए और ओनली 499 का कंप्लीट उत्तराखंड कोर्स है। बहुत प्यार से मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है, ऐसी पढ़ाई है कि एक बार अगर अच्छे से आप अपने नोट्स बनाएंगे दिल से तो कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पे मैं पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन के लिए आता हूँ। चलिए ठीक है, इसके बाद भाई अगला राजा आएगा ज्ञानचंद द्वितीय। ज्ञानचंद प्रथम के बारे में तो हम देख ही चुके हैं, अब ज्ञानचंद द्वितीय का यहाँ पे क्या होगा, प्रवेश होगा। ज्ञानचंद द्वितीय उद्योग चंद के बाद शासक बनता है और ज्ञानचंद शासक जैसे ही बनता है, इसका टाइम पीरियड था 1698 से लेकर 1708 तक इसने शासन किया। राजा बनते ही भैया इसने पिंडर घाटी पर क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया। पिंडर घाटी उसमें गढ़वाल में था, कर्णप्रयाग के आसपास का एरिया, थराली तक का जो क्षेत्र था उसको इसने कब्जा कर लिया था, ऐसा बोला जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि 1699 में 1699 में बदानगढ़ी, जिसको बदानगढ़ी जो हमारी ग्वालदम के आसपास है ना, वहां पर इसने लूटपाट की और वहां से नंदा देवी माता की मूर्ति ये लेकर आए। और अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर जो आज भी आप देखते हैं, अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर आपको दिखता है, वहां पे जो मूर्ति है वो ज्ञानचंद ही लेकर आए थे। इसके समय पर वीरेश्वर जोशी हमारा एक वैद कुल थी जिसने बदानगढ़ की लड़ाई की, बोला जाता है कि जासूसी की थी और जिससे राजा को बदानगढ़ जीतने में फायदा मिला था। ठीक है, एक मतलब इसका कोई स्पाई भी था उसमें, वीरेश्वर जोशी जिसका नाम था, उसने राजा को बहुत ज्यादा हेल्प की। वहां का पूरा बताया होगा जो भी ज्योग्राफिकल सिस्टम है, कितना वहां पे सेना वगैरह क्या चीजें हैं, तो ये सब चीजें बताने की वजह से ज्ञानचंद बोला जाता है कि उससे बहुत खुश हुआ और ज्ञानचंद ने उसको बाद में इनाम वगैरह जागीर वगैरह प्रदान की थी। ठीक है, तो ज्ञानचंद का भी शासनकाल बढ़िया था भैया। इसके बाद ज्ञानचंद ने भैया एक और युद्ध किया था जो कि दुधौली यानी कि द्वाराहाट के आसपास एक प्लेस है दुधौली, तो यहाँ पर पवार सेना को हराया था ज्ञानचंद द्वितीय ने। ठीक है, दुधौली का युद्ध कब हुआ था? 1703 में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? तो ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच में हुआ था। किसके बीच में? ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच में। ओके, इसके अलावा देखिए ज्ञानचंद से जुड़ी महत्वपूर्ण अगर मैं बात आपको बताऊं, ज्ञानचंद जो था इसने 12 वर्षों के आसपास लगातार युद्ध किया, बोलते हैं गढ़वाल के राजा से। इसलिए जैसे 12 वर्षीय युद्ध डोटी में लड़ा था भारती चंद ने, उसी की तरह गढ़वाल से 12 वर्षीय युद्ध लड़ने वाला शासक कौन हो जाएगा? ज्ञानचंद हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला। इसने कत्यूर घाटी में एक बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किया था। बद्रीनाथ मंदिर स्पेशली चमोली में है भाई, मेन बद्रीनाथ मंदिर। उसी की तर्ज पर इसने कत्यूर घाटी यानी कि गरुड़ क्षेत्र में जो बागेश्वर में है, वहां पर एक बोला जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर भी स्थापित किया। इसके अलावा इसने जो कत्यूर घाटी में ही बैजनाथ मंदिर है, ठीक है, बैजनाथ मंदिर आपने देखा होगा, गरुड़ में है ये बागेश्वर में, तो यहाँ पर इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया। इसके अलावा इसने बहुत से और मंदिर भी बनाए और ये भी बोला जाता है कि ये अभी हमने ऊपर देखा ज्ञानचंद को जो पिता थे इसके उद्योग चंद,
उद्योत चंद को शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल में देवपाल ने हरा दिया था। तो अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए बोला जाता है कि इसने फिर से डोटी पर आक्रमण किया था। ठीक है, डोटी नरेश इसमें बोला जाता है कि भाग जाता है, लेकिन ज्ञानचंद की पूरी सेना को मलेरिया हो जाता है। इसमें मलेरिया से आधी सेना इसकी खत्म हो जाती है उसमें। ठीक है, और इसके अलावा देखिए इसने जो हमारे सीरा क्षेत्र था, सौर घाटी वाला क्षेत्र है, सौर घाटी यानी कि पिथौरागढ़ का क्षेत्र था, इसके अलावा सौर, सीरा और अन्य स्थलों पर इसने अनेक मंदिर बनाए थे जिनको देवल या धौल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? देवल या धौल कहा जाता है। ठीक है, धौल। तो ये सब हमारे किसने किया था? ज्ञानचंद द्वितीय ने। ज्यादा कुछ नहीं है, मेनली इससे ज्ञानचंद से क्वेश्चन मैंने हमेशा देखा है, दुधौली का युद्ध इससे पूछ लेता है, और खासी साथ ही मतलब जो अल्मोड़ा में नंदा देवी की मूर्ति स्थापित करने वाला क्वेश्चन है, ये हमारा ज्ञानचंद से बन जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब अगले राजा को देखते हैं भाई। इसके बाद हमारे राजा आते हैं जगत चंद। भैया बढ़िया राजा थे, बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, और न्यायप्रिय राजा थे इसीलिए तो इनके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, जगत चंद का शासनकाल था भैया 1708 से लेकर 1720 तक ये राजा रहे कुमाऊं के। और जगत चंद के टाइम पीरियड पर देखिए कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है, इसको गोल्डन इरा ऑफ चंद डायनेस्टी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारा क्यों इसको ऐसा बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मिलनसार राजा था, मतलब बहुत ही फ्रेंडली नेचर का राजा था। इसने दरबारी लोग जो थे, प्रजा थे, उसके अलावा साहित्यकार थे, जो भी लोग थे उनको अच्छा खासा सम्मान दिया। इसके अलावा इसने सहस्त्र गोदान के, यानी कि धार्मिक राजा था, पूजा पाठ वगैरह करवाता था। सहस्त्र गोदान का मतलब ये है कि 1000 गाय इसने दान दिए थे। इसके अलावा जो फालतू के लोग थे उन पे मिशन मर्यादा चलाया इसने। जुआरी शराबी जितने भी थे, जुआरियों पे इसने टैक्स लगा दिया कि सट्टेबाजी, जुआरी, उसमें जुआ जो होता था पासे वाला जुआ चलता था, तो ऐसा जुआ वगैरह खेलने पे भी इसने पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, हालांकि इसका भी युद्ध होता है। इसने 1709 में बधानगढ़ पे युद्ध किया था, लोहाबगढ़ और बधानगढ़ पे युद्ध किया था। ठीक है, और श्रीनगर को भी जीत लिया था, ऐसा बोला जाता है। फतेहपति शाह को पराजित किया था इसने, फतेहपति शाह को हरा दिया था जगत चंद ने। ठीक है, और ऐसा भी बोला जाता है कि जगत चंद उस समय गढ़वाल से काफी धन लूट कर लाए, लेकिन उस धन को इन्होंने गरीबों में बांट दिया था, जैसे रॉबिन हुड करता था, यानी कि रॉबिन हुड भी थे। और साथ ही कुछ धन बोला जाता है उसमें दिल्ली के दरबार में भेज दिया था। उसमें दिल्ली में बहादुर शाह शायद गद्दी पर था और मोहम्मद शाह उसमें गद्दी पर था, उसको भेज दिया था। ठीक है, जगत चंद ने। और हालांकि जगत चंद ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन जगत चंद की मृत्यु जो थी चेचक से हुई थी। ठीक है, चेचक। क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस चंद शासक की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी? तो चेचक की बीमारी से मृत्यु हुई थी आपका किसकी? जगत चंद की। ठीक है, और इसके अलावा देखिए जगत चंद पे 2 पुस्तकें भी लिखी गई थी, जगत चंद्रिका और टीका दुर्गा। ठीक है, जगत चंद्रिका और टीका दुर्गा, ये जगत चंद के टाइम पीरियड की पुस्तकें हैं कुछ महत्वपूर्ण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यही था भाई, जगत चंद के टाइम पीरियड पे 9 लाख रुपए की आमदनी भी होती थी तराई क्षेत्र से, इसलिए तराई क्षेत्र को 9 लखा माल भी कहा जाता था। 9 लखा माल, क्योंकि 9 लाख रुपए की आमदनी रेवेन्यू आ रहा है, माल मतलब तराई क्षेत्र के लिए एक संबोधित वर्ड था उसमें। ठीक है, और जगत चंद का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने हर बार एग्जाम में दिया, हर तीसरे एग्जाम में रिपीट होता है कि कुमाऊं का स्वर्णकाल किस राजा को कहा जाता है। ओके, तो ये जगत चंद जी हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगत चंद जी के बाद आते हैं हमारे देवी चंद जी। कौन आएगा भैया? देवी चंद जी। देवी चंद की मैं बात करता हूँ तो इसका जो शासन काल था 1720 से लेकर 26 तक रहा। ठीक है, बहुत अल्प समय तक इन्होंने काम किया। बरम ताम्रपत्र में इनका नाम मिलता है महाराज कुमार देवी सिंह गुसाई। देखिए चंद जो राजकुमार थे उनको गुसाई लला भी कहा जाता था। ठीक है, चंद राजकुमार को क्या कहा जाता था? गुसाई, लला या रजबार। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे चंद शासन व्यवस्था में। ये शब्द आज भी कुछ जगह पर आप जाएंगे, जैसे आप अस्कोट में जाएंगे, अस्कोट जो रियासत है वहां पे भी गुसाई शब्द काफी यूज होता था और लला शब्द भी यूज होता था। तो ये राजकुमारों के लिए था, इसीलिए इनका नाम बरम के ताम्रपत्र में मिलता है महाराज कुमार श्री देवी सिंह गुसाई जी। ठीक है, इसके अलावा एक और ताम्रपत्र है झिझाड़ ताम्रपत्र। झिझाड़ ताम्रपत्र में भी इनका नाम मिलता है देवी चंद जी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देवी चंद जी जो थे हमारे बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। देवी चंद के जो संतरी मंत्री थे, इन्होंने देवी चंद को झाड़ पे चढ़ा दिया। झाड़ पे क्यों चढ़ा दिया? इन्होंने देवी चंद को बोला भैया आप महाराजा विक्रमादित्य हैं, कहाँ ये छोटे से कुमाऊं प्रदेश पे बैठे हुए हैं यार, थोड़ा आप दान धर्म बढ़ाओ,
और कुछ काम करो बड़े बड़े, तो आपका नाम भारतीय इतिहास में शुमार हो जाएगा। तो देवीचंद जी थे चाटुकारिता से बहुत खुश होते थे। जो भी इनकी तारीफ करता था, दरबारी, मंत्री, संतरी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति विशेष, बोला जाता है कि उसको बहुत दाम दक्षिणा और बहुत ज्यादा उपहार वगैरह ही देते थे, जिससे राजकोष पूरा खाली हो गया। ठीक है, राजा भैया आपका राजकोष खत्म हो गया देवीचंद जी का, और इसीलिए इसको चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। किसके द्वारा? इतिहासकार एटकिंसन के द्वारा। एटकिंसन ने चंद वंश का तुगलक कहा है देवीचंद को। ठीक है, अब देवीचंद देखिए, देवीचंद के टाइम पीरियड पे गढ़वाल के राजा कौन थे? प्रदीप शाह। कौन थे? प्रदीप शाह, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रदीप शाह और देवीचंद के बीच में 2 युद्ध होते हैं। पहला रणचूला का युद्ध होता है जिसमें गढ़वाल की सेना हारती है, दूसरा गंगाई गंगोली का युद्ध होता है जिसमें गढ़वाल की सेना जीत जाती है। देवीचंद के टाइम पीरियड पे ही इसके दरबार में एक व्यक्ति था, माणिकमल। ठीक है, माणिकमल। माणिकमल जो था बहुत ही धूर्त आदमी था और राजा को ये झाड़ पे चढ़ाने का काम करता था। इसका अन्य नाम था गैराबिष्ट। ठीक है, गैराबिष्ट भी इसको कहा जाता था। ये जाति से बिष्ट था और इसी के टाइम पीरियड को अभी हम आगे देखेंगे, गैरागर्दी शुरू हो जाती है काफी ज्यादा। और इसी माणिकमल के कहने पर देवीचंद ने विक्रमादित्य बनने की ठानी थी और बोला जाता है कि उसने एक सेना तैयार की और मुगल सेना को हराने के लिए चले गया। और मुगल सेना को जब हराने के लिए दिल्ली पर आक्रमण करता है तो कहां मुगल सेना और कहां मुट्ठी भर चंद सेना, मुंह की खा के वापस आता है और भागने की भी इसको टाइम नहीं मिलता, मतलब छुपने की भी जगह नहीं मिलती है। ठीक है, और इस कारण जो हमारे कुमाऊं के एक उस समय व्यक्ति थे रुद्रदत्त पंत, इन्होंने इसको पागल बादशाह भी बोला था। रुद्रदत्त पंत ने देवीचंद को पागल बादशाह बोला, एटकिंसन ने मोहम्मद बिन तुगलक बोला था। ठीक है, और इसके बाद देवीचंद की हालत काफी खराब हो जाती है। राजकोष पूरा खाली हो चुका है, आधा राजकोष पहले खाली हो चुका था जो बेमतलब की तारीफ होती थी उसको दान धर्म में। दूसरा, विक्रमादित्य बनने की चाह में बचा कुचा राजकोष भी खाली किया, नाम भी खराब कर दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब माणिकमल की सिखाई में आए और अपना पूरा राजकाज खत्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, यहीं पर देखिए इनका कहानी जो है खत्म हो जाती है। लास्ट में इनका जो गैराबिष्ट होता है, जो माणिकमल था ना, माणिकमल का पुत्र होता है पूरनमल। पूरनमल जो था माणिकमल का पुत्र था। तो माणिकमल और जो पूरनमल थे, तो इन दोनों ने ही बोला जाता है, पूरनमल ने और इसके एक साथ में था रणजीत, उसने देवीचंद की हत्या कर दी। फाइनली इसी के बेटे के द्वारा देवीचंद मारे गए। ठीक है, कुछ भी काम नहीं कर पाए, इसलिए आप समझ पाएंगे कि क्यों इनको पागल बादशाह या मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए पूरे ही कुमाऊं में अब थोड़े दिन तक गैरागर्दी शुरू हो जाएगी अजीत चंद के टाइम पीरियड पे। गैरागर्दी क्या थी अब मैं आपको समझा चुका हूँ। ऊपर हमने देखा कि देवीचंद के टाइम पीरियड पर माणिकमल था, माणिकमल का पुत्र कौन था? पूरनमल। ठीक है, और ये गैराबिष्ट थे। तो गैराबिष्ट मतलब गैरा उसमें जगह होगी, तो गैराबिष्ट इनको कहा जाता था। ठीक है, अब अजीत चंद जो था, अजीत चंद के टाइम पीरियड पे क्या हो गया भैया, ये 1726 से 29 तक रहा, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग ये भी नहीं कर पाया। पूरनमल और उसका जो पिता था माणिकमल, इसने खुलकर मनमानी की अजीत चंद के टाइम पीरियड पे। राजा सीधा साधा था, अब इसको बहका देते थे दोनों बाप बेटे। अब राजा कुछ कर नहीं पाता था, इसलिए अजीत चंद के शासन पीरियड को गैरागर्दी भी कहा जाता है। गैरागर्दी यानी कि दोनों ही गैरा जो थे बाप बेटे, उनकी चली इसके शासन में। और फाइनली अजीत चंद जो थी इसकी हत्या भी कर देते हैं पूरनमल और माणिक चंद। अब देखिए पूरनमल और माणिक चंद ने पहले हमारे देवीचंद की हत्या की, देवीचंद के बाद ये अजीत चंद की भी हत्या कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में जानने के लिए। अजीत चंद के टाइम पीरियड पे ही कुमाऊं क्षेत्र में गैरागर्दी हुई थी, बाप बेटे ने वहां पर भयंकर, मतलब एक हिसाब से बोल सकते हैं कि निरंकुशता फैला दी थी। इसके बाद आता है भैया देखिए अजीत चंद्र के बाद, जो अजीत चंद था ना, अजीत चंद के बाद कोई भी राजा हमको प्राप्त नहीं होता है। बोला जाता है कि अजीत चंद के बाद, क्योंकि कोई बेटा उसका हुआ नहीं, लेकिन चंद वंश का ही कोई वंशज इनको मिल जाता है, कल्याण चंद फोर्थ, कल्याण चंद चतुर्थ। और ये एक नंबर का अनपढ़ राजा था, अनपढ़ और लठ मूसल था। लठ मूसल मतलब बैठ गएंगे तो उठेगा, उठ गएंगे तो बैठेगा, यानी कि जिसको कुछ भी समझ में ना आए। और जो हमारे गैरागर्दी वाले दोनों बाप बेटे थे, उनको तो इस तरीके का ही आदमी चाहिए था। कल्याण चंद को ढूंढ के लाया जाता है, जो कि चंद वंश का ही मूल वंशज था, और इसको राजा बनाया जाता है इसके बाद। और इसके राजा बनते ही भैया हमारा क्या होता है, कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण होता है। ठीक है, रोहिलों का आक्रमण। हालांकि जो पूरनमल और जो हमारा माणिकमल थे, उसकी हत्या कल्याण चंद करवा देता है। अब कल्याण चंद को उस समय ना कोई एक सही आदमी मिल जाता है,
और सही आदमी इसको थोड़ा गाइड करता है, जिस वजह से जो था हमारा जो भी गेड़ागर्दी वाले भाई बंधु थे इनकी हत्या करवा देता है कल्याण चंद्र, यानी कि गेड़ागर्दी अब समाप्त हो जाती है। इसका दीवान उसमें जो था ना वो काफी ज्यादा बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, जिसका नाम था शिवदत्त जोशी। शिवदत्त जोशी इन्हीं का पुत्र होगा अभी हर्षदेव जोशी, कुमाऊं का चाणक्य। अब शिवदत्त जोशी के गाइडेंस में क्या हुआ कि कल्याण चंद्र ने अच्छे से शासन किया, रोहिल्ला आक्रमण को भी फेस किया, और रोहिल्ला आक्रमण के समय बोला जाता है कि प्रदीप शाह ने मदद की। ठीक है, प्रदीप शाह और कल्याण चंद्र चतुर्थ के टाइम पीरियड पे कुमाऊं गढ़वाल के रिश्ते बहुत मधुर हो गए थे। ठीक है, और प्रदीप शाह ने मदद भी भेजी, और उसके बाद जो रोहिल्ला सेना थी उसको इन्होंने पैसे वैसे दिए, 3 लाख रुपए उसमें दिए गए थे। उसके बाद रोहिल्ला सेना वापस चली जाती है। कल्याण चंद्र चतुर्थ ने अल्मोड़ा में एक महल बनाया था जिसका नाम था चौमहल। ठीक है, चौमहल किसने बनाया? तो कल्याण चंद्र ने ही बनाया, लेकिन एक नंबर का लठमूसल था, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके बाद बोला जाता है कि कल्याण चंद्र जो था हमारा, इसकी अंतिम समय में आंखें अंधी हो गई थी, यानी कि आंखें फूट गई थी इसकी, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, आंखें फूट गई थी। कल्याण चंद्र चतुर्थ का टाइम पीरियड रहा 1729 से लेकर 47 तक। इसको कुमाऊं का कुंभकर्ण भी कहा जाता है। लठमूसल था, काम वाम कुछ नहीं था, अगला आदमी पिछला आदमी इसको काम वगैरह बताता था, ये खाता था पीता था, भोग विलास में लिप्त, तो उसके बाद आराम करते रहता था, दुनियादारी कुछ पता नहीं थी, इसलिए कुंभकर्ण इसको टाइटल दिया गया। ओके, और इसी के टाइम पीरियड पे दोस्तों हमारा एक रचना भी हुई थी। प्रसिद्ध कवि थे उस समय हमारे कवि शिव के द्वारा कल्याण चंद्रोदयम की भी रचना हुई थी। ठीक है, कौन सी रचना हुई थी? कल्याण चंद्रोदयम जो रचना हुई थी कवि शिव के द्वारा ये रचना की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाकी और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, जो हमारा रोहिल्ला था ना, रोहिल्ला आक्रमण जो हुआ था, 2 आक्रमण हुए थे इसके टाइम पीरियड पे। पहला आक्रमण मोहम्मद अली खान के टाइम पीरियड पे हुआ था। दूसरा जो रोहिल्ला आक्रमण हुआ था वो आपका नजीब खान के नेतृत्व में हुआ था। कभी पूछ सकता है आयोग किसके नेतृत्व में हुआ? तो नजीब खान के नेतृत्व में दूसरा रोहिल्ला आक्रमण इसके टाइम पीरियड पे हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए हमारे कल्याण चंद्र जी। इसके बाद हमारे अगले जो राजा आएंगे ये आएंगे भैया दीपचंद। ठीक है, दीपचंद का भी टाइम पीरियड देखकर हम देखें तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाला रहा। स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड इसलिए भी रहा भैया, जब ये गद्दी पर बैठे तो ये हमारे टीनेजर थे, यानी कि वयस्क नहीं हुए थे, बच्चे ही थे। और इनका जो उसमें संरक्षक बने वो कौन बने? शिवदत्त जोशी बने। ऊपर में बताया ना, दीवान थे हमारे शिवदत्त जोशी किसके? कल्याण चंद्र चतुर्थ के, वही इसके संरक्षक बनते हैं शिवदत्त जोशी। ठीक है, किसके? दीपचंद के। उसके बाद देखिए शिवदत्त जोशी की मृत्यु हो जाती है बाद में काशीपुर में, और उसके बाद दीपचंद जो थे, दीपचंद जो हमारे हैं शिवदत्त जोशी के ही बेटे हैं हर्षदेव जोशी। ठीक है, अब हर्षदेव जोशी का आगमन हो जाएगा भैया। तो हर्षदेव जोशी जो थे उसके बाद राज्य में इंटरफेयर करेंगे और दीपचंद राजा बन गए हैं। उसके बाद देखिए दीपचंद जब हमारे राजकाज कर रहे होते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, तो उसी समय जो हमारी दीपचंद की एक रानी थी जिसका नाम मंजरी कहा जाता है, उसका एक प्रेमी था उस समय जिसका नाम था परमानंद बिष्ट। ठीक है, और जो मंजरी थी उसका एक रिश्तेदार भी था जिसका नाम था मोहन सिंह रौतेला। और मंजरी जो थी मोहन सिंह रौतेला को राजा बनाना चाहती थी। समझ पा रहे हैं? क्रोनोलॉजी समझिए। दीपचंद जैसे गद्दी में बैठते हैं, अवयस्क थे, शिवदत्त जोशी इनके संरक्षक थे, हालांकि बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हर्षदेव जोशी को दीवान बनाया जाता है। अभी कंप्लीटली उनको पूरा मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन उतने अच्छे से दिया नहीं जाता क्योंकि बीच में इंटरफेयर होता है दीपचंद की रानी मंजरी का। उसका प्रेमी था हमारा परमानंद बिष्ट, और एक रिश्तेदार और था मंजरी का, मोहन सिंह रौतेला। वो मोहन सिंह रौतेला को दीवान बनाना चाहती थी। ठीक है, लेकिन दीपचंद चाहता था कि हर्षदेव जोशी हमारे दीवान बने। इसमें फाइनली क्या होता है कि मोहन सिंह रौतेला हर्षदेव जोशी और दीपचंद को कैद कर लेता है। ठीक है, यानी कि मोहन सिंह रौतेला एक दिन मौका देखता है जिसमें वो दीपचंद और हर्षदेव जोशी को कैद कर लेता है। ठीक है, और हर्षदेव जोशी के एक भाई भी थे उसमें, जयकृष्ण जोशी, इसको भी मोहन सिंह रौतेला मरवा देता है। और फाइनली दीपचंद जो थे सिराकोट के किले में कैद कर लिए जाते हैं अपने पुत्रों के द्वारा। कहां पर? सिराकोट, यानी कि वर्तमान डीडी हाट। सिराकोट का किला आज भी आपको उसके अवशेष देखने को मिलेंगे वहां पे। तो इस किले में दीपचंद को बंद कर दिया जाता है भैया। इसीलिए इसको कुमाऊं का शाहजहां कहा जाता है, क्योंकि इसके पुत्रों ने ही इसके साथ नाइंसाफी की थी। हर्षदेव जोशी चालाक थे, वो यहां से भाग जाते हैं। ठीक है,
तो ये पूरी कहानी थी दीपचंद की। और वहीं सिराकोट के किले में दीपचंद की मूर्ति हो जाती है। दीपचंद की एक अष्टधातु की मूर्ति जो है जागेश्वर मंदिर में पाई जाती है, जो कि आयोग बहुत बार क्वेश्चन बना चुका है। दीपचंद को कुमाऊं का शाहजहां कहा जाता है। इसके अलावा फ्रांसिस हैमिल्टन, ठीक है, जो इतिहासकार रहा, यात्री भी था, फ्रांसिस हैमिल्टन ने दीपचंद को गूंगा शासक भी कहा है। ठीक है, गूंगा शासक यानी कि कुछ बोल नहीं पाया, खाली बस आया गया, बस कुछ नहीं कर पाया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किंगडम ऑफ नेपाल में फ्रांसिस हैमिल्टन ने किस शासक को गूंगा शासक कहा है? तो दीपचंद को गूंगा शासक कहा है। ठीक है, अब देखिए मोहन सिंह रौतेला आगे फिर बन जाता है मोहनचंद। मोहन सिंह रौतेला क्या बन जाता है? मोहनचंद। देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। मोहन सिंह रौतेला मोहनचंद के नाम से गद्दी पर बैठ जाता है भैया आगे। ठीक है, और 1777 से आपका 79 2 साल तक ही रहता है ये। तो उसमें गढ़वाल के राजा से इसका युद्ध भी होता है, ललित शाह से। ललित शाह और मोहनचंद के मध्य, मोहनचंद वही है जो आपका मोहन रौतेला था, उसने दीपचंद को तो मरवा दिया। हर्षदेव जोशी आपका छुप छुपाकर भाग जाते हैं। अब मोहनचंद और ललित शाह के बीच में बग्वाली पोखर का युद्ध होता है 1779 में। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मोहनचंद की हार हो जाती है और ललित शाह जो थे भैया, ये हमारे प्रद्युमन चंद को, जो कि अपना पुत्र था, ललित शाह का पुत्र था, उसमें प्रद्युमन शाह जो थे ललित शाह के पुत्र थे। तो इसी प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद बनाकर कुमाऊं की गद्दी पर बैठा देते हैं भैया। तो यानी कि जो प्रद्युमन चंद है या प्रद्युमन शाह है, ये एकमात्र ऐसे राजा होंगे जिन्होंने गढ़वाल पे भी राज किया, कुमाऊं पे भी राज किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो मोहनचंद की पराजय होती है और मोहनचंद की जगह पे अब जो कुमाऊं के नए शासक बनते हैं वो प्रद्युमन चंद बनते हैं, जो कि 1779 से 86 तक यहाँ पर राज करते हैं। इसी बीच मोहनचंद अपनी सेना को संगठित करता है और उसके बाद प्रद्युमन शाह से कई बार युद्ध करता है, जिसमें फाइनली क्या होता है भैया, आपका हर्षदेव जोशी जो है हमारा, हर्षदेव जोशी भी अंडरग्राउंड होते हैं, बट 1786 में क्या होता है, फाइनली एक युद्ध होता है 1786 में, नैथानगढ़ के सामने एक युद्ध होता है जिसमें आपका प्रद्युमन चंद की हार होती है और दोबारा से क्या होता है कि हमारा मोहनचंद वापस आ जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। 1786 तक ही हमारे प्रद्युमन शाह जो थे प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर राज करते हैं और फाइनली 1786 में फिर से आपका मोहनचंद दोबारा से गद्दी पर बैठ जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ऐसा चंद शासक था जो 2 बार गद्दी पर बैठा था, तो ये था मोहनचंद। ठीक है, महत्वपूर्ण है। कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक मोहनचंद होगा। ठीक है, दोबारा गद्दी पर बैठता है 1786 से 88 तक। ठीक है, अब 88 में होता है क्या है कि हर्षदेव जोशी कुछ लोगों की सहायता से मोहन जो ये चंद था या मोहन रौतेला था, ठीक है, इसको यहाँ पर क्या करता है, पराजित कर देता है और फाइनली बोला जाता है कि मोहनचंद की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। मतलब हर्षदेव जोशी जो थे, इन्होंने मोहनचंद को हरा दिया था। ठीक है, और बोला जाता है कि उसके बाद हमारे जो अगले राजा आए शिवचंद, उसको पूरा सपोर्ट दिया था किसने, हर्षदेव जोशी ने। हर्षदेव जोशी ने देखिए खुद भी राजा बन सकता था हर्षदेव जोशी, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और चंद शासक को ही राजा बनाया। हालांकि बहुत चालाक व्यक्ति थे हर्षदेव जोशी, इन्होंने ही गोरखाओं को सूचना भी दी अभी, क्योंकि मतभेद हो गए थे अंतिम राजा से, उसके बाद गोरखा अटैक होता है। तो इसलिए देखिए हर्षदेव जोशी है कुमाऊं का चाणक्य इनको कहा जाता है। तो मोहनचंद दोबारा गद्दी पर बैठे, लेकिन फिर से क्या हुआ भैया, इनको हर्षदेव जोशी ने साइड कर दिया। इसके बाद जो अगले शासक आते हैं हमारे शिवचंद आते हैं, और शिवचंद का जो टाइम पीरियड रहा वो 1788, मतलब कुछ समय के लिए शिवचंद शासन में बने रहते हैं। ठीक है, इनको मिट्टी का महादेव कहा जाता है। मिट्टी का महादेव से मतलब ये है भैया, बिल्कुल डायरेक्शन कोई और कर रहा है, आप कुछ काम आपको कुछ आता नहीं है, डायरेक्शन टोटल किसका था, हमारा हर्षदेव जोशी का था। ठीक है, हर्षदेव जोशी जो थे ये आपके टोटल यहाँ पर किसको सपोर्ट कर रहे थे, शिवचंद को। और यहाँ पर दोस्तों एक घटना होती है, अभी हमने ऊपर देखा था मोहनचंद। ठीक है, मोहनचंद जो था हमारा, मोहनचंद को पराजित किया था हर्षदेव जोशी ने। तो मोहनचंद का एक भाई था लाल सिंह। ठीक है, मोहनचंद का भाई लाल सिंह था। लाल सिंह ने फिर से शिवचंद के टाइम पीरियड पे चंद वंश पर अटैक कर दिया था। बोला जाता है कि इस अटैक में जो हमारे हर्षदेव जोशी थे वो गढ़वाल भाग गए थे और शिवचंद यहाँ पे पराजित हो जाता है। और इसके बाद जो हमारे लाल सिंह थे, इन्होंने अपने भतीजे
महेंद्र बाहुबली को चंद वंश का शासक बनाया था, जो कि चंद वंश के अंतिम शासक साबित होंगे। तो महेंद्र चंद जो थे ये कुमाऊं के अंतिम शासक थे। शासन पीरियड था 1788 से लेकर 90 तक, और ये मोहन चंद का ही पुत्र था, जो मोहन चंद, ठीक है, जिसको हर्षदेव जोशी ने हराया था, तो उसी के पुत्र थे। स्वाभाविक है महेंद्र चंद का जो बाई नेचर दुश्मन होगा, कौन होगा, वो हर्षदेव जोशी होगा। ठीक है, हर्षदेव जोशी का दुश्मन कौन था, मोहन चंद था। उसी मोहन चंद का पुत्र कौन है, महेंद्र चंद है। इसका चाचा कौन है, लाल सिंह। तो लाल सिंह और मोहन चंद का यहाँ पे वारिस था महेंद्र चंद। तो स्वाभाविक है हर्षदेव जोशी का दुश्मन हो गया ना ये, बिना बनाए ही। इसलिए हर्षदेव जोशी जो है भैया, ये हमारे गोरखा नरेशों को इसकी पूरी सूचना देते हैं। और महेंद्र चंद के टाइम पीरियड पर ही गोरखा नरेश कौन, रण बहादुर थापा। ठीक है, कौन आता है, रण बहादुर। तो रण बहादुर जो है उसकी सेना ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया भैया। और 1790 में कौन सा युद्ध होता है, एक बहुत ही फेमस युद्ध होता है, हवलबाग का युद्ध। हवलबाग कहां पे है, अल्मोड़ा में। तो इस हवलबाग में चंद सेना और गोरखाओं के मध्य भयंकर युद्ध होता है। इसमें महेंद्र चंद पराजित हो जाता है, हालांकि मृत्यु नहीं होती, ये भागकर कोटाबाग चले जाते हैं। कोटाबाग जो नैनीताल का पश्चिमी भाग है, वहां ही चले जाते हैं, और चंद वंश का यहाँ पे अंत हो जाता है। और फाइनली कुमाऊं में गोरखा राज शुरू हो जाता है, जो कि अब अगले 25 सालों तक रहेगा, जिसको हम गोरखैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये थी भाई पूरी चंद डायनेस्टी। क्या क्या चंद वंश में हुआ ये हमने देख लिया। जो भी राजा थे, राजाओं के टाइम की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, और उसके साथ साथ जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे, उन्हीं फैक्टों को यहाँ पे मैंने आपको रिवाइज करवाया। क्योंकि ये रिवीजन महाकुंभ है, इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल में मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी डिटेल में आपको अगर कोर्स लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ 499 का ओनली उत्तराखंड जीके वाला कोर्स लीजिए हमारा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दोस्तों, जितने में आपको किताब मिलती है मार्केट में, उसमें आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। आप अपने अच्छे खासे नोट्स बना सकते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं। और इतनी फीस में आपको कंप्लीट उत्तराखंड प्रोवाइड कराना, आप किसी भी एप्लीकेशन पे देख लो या कहीं पे भी देख लो, इतना क्वालिटी कंटेंट आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो, इसलिए आप देख रहे हैं कॉम्बो कोर्स भी जो हमारा बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है वो। अन्यथा देखिए एक जीके जीएस वाला ही जो कोर्स है, लगभग 4-5 हजार का बनाते हैं इंस्टीट्यूट, जिसमें आपका रीजनिंग, पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर वगैरह होते हैं। बट ऐसा नहीं है, मैंने आपके लिए भी यहाँ पर अफोर्डेबल किया हुआ है जो भी कोर्सेज है। हालांकि टेस्ट सीरीज थोड़ा एक्सपेंसिव रहती है हमारी, उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल है, उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है हमारी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं बोल सकता हूँ कि जो भी महत्वपूर्ण सोर्सेज होते हैं, या पूरी मेहनत से मैं ये प्रिपेयर करता हूँ आपके लिए। ये किसी से भी टाइपिंग वगैरह या जो भी काम होता है, ये किसी से मैं नहीं करवाता, क्योंकि टेस्ट सीरीज को बनाना ये मेरा नेचर है, और मेरे को लगता है कि थोड़ा एक्सपर्टीज और थोड़ा एक्सपीरियंस है टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि कुछ यूनिक कंटेंट आपको हमारी टेस्ट सीरीज में जरूर मिलेगा। इसलिए टेस्ट सीरीज में हमेशा थोड़ा एक्सपेंसिव रहती है, क्योंकि इसको पूरा समय में देता हूँ। ठीक है, बाकी जो भी रिवीजन क्लासेस वगैरह आ रहे हैं आप इनको फॉलो कीजिए। 100+ फुल लेंथ जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं अपकमिंग यूपी ट्रिपल एससी ग्रुप्स एग्जाम के लिए, उनको आप इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे 100 पेपर मिलेंगे। हर पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 10,000 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, और हर पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा। 20 क्वेश्चन ऑफ हिंदी। ठीक है, हिंदी के 20 क्वेश्चन तो हिंदी में ही होंगे, बाकी 80 क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल होंगे। सो गाइस, यहाँ पे समाप्त होता है उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ भाग 9। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। इस हफ्ते थोड़ा रूटीन गड़बड़ हो गया, तो हम उत्तराखंड की क्लास और हिंदी की देखेंगे, फिर मंडे से रूटीन कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।